हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी में हमारे लिए चीज़ रहती है दैट इज़ द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो, तो सिलेबस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे कि भाई वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन से पेपर्स आपके रहते हैं, और उसके बाद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है। वाई दिस वीडियो और वाई दिस सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं होता है। जैसे बोल दिया जाता है, आपने सुना होगा कि भाई एनीथिंग अंडर द सन यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज डेडिकेटेड सिलेबस। अगर आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हो, बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट उस सिलेबस को कवर करते हो, तो चांस ही कोई नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो कि सिलेबस से बाहर हो। सो इस वजह से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर सिलेबस के बारे में उनको पता ही नहीं होता है। मैं तो हमेशा ये चीज एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप तैयारी को स्टार्ट करते हो, जो फर्स्ट 2-3 महीने आपके पास होते हैं, आपका मेजर फोकस सिलेबस को समझने के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार कोई सिलेबस को समझ लेता है तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है ये भी आपको सिलेबस बताएगा, है ना। कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको सिलेबस बताएगा। कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट हो, ये भी आपको सिलेबस बताएगा। सो विदाउट सिलेबस को जाने आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप सबको मैं एडवाइस करूंगा जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी +2 पास आउट हुए होंगे और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। कई ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एस्पिरेंट्स का क्या है कि हमने यूपीएससी की तैयारी करनी है। सो आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। सो वन बाय वन हर एक चीज को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे अबाउट यूपीएससी सिलेबस इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूपीएससी का जो टोटल एग्जामिनेशन है, इसका जो पूरा सर्कल है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वन इज योर प्रीलिम्स, उसके बाद आपके मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, और थर्ड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो हम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। इसकी क्या स्कीम रहती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर आपके पास 2 पेपर रहते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा 9:30 से 11:30 के बीच में, और एक इवनिंग शिफ्ट में उसी दिन पेपर होता है 2:30 से लेके 4:30 के बीच में। जो मॉर्निंग वाला पेपर है वो हमारा रहता है जर्नल स्टडीज का एग्जाम। इसका सिलेबस क्या आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास पेपर है दैट इज सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जब हम जर्नल स्टडीज की बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सो मतलब टोटल हमारे पास 200 मार्क्स हो गए। सीसेट की जब तुम बात करोगे यहां पे टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे, 2.5। इट मींस टोटल यहां पे भी हमारे 200 मार्क्स हो जाते हैं। बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मतलब अगर तुम एक क्वेश्चन सही करते हो, करेक्ट है तुम्हारा एक क्वेश्चन जो तुमने आंसर दिया है, तो तुम्हें कितने मार्क्स मिल जाते हैं जर्नल स्टडीज में, 2 मार्क्स मिलते हैं। सी सेट में कितने मिल जाते हैं, 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर तुम एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स कट जाएंगे, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग। अगर जर्नल स्टडीज में तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 मार्क्स कटेंगे। मतलब 2 नंबर अगर सही करने पे मिलते हैं तो गलत करने पे 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन जब तुम सीसेट की बात करते हो यहाँ पे क्वेश्चन सही करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, जो क्या बनती है 0.83। सो नेगेटिव मार्किंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप जान पाते हो कि भाई इसका इंपैक्ट क्या है। कितने के क्वेश्चंस हमें नेगेटिव में, अगर आपको श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे अपने एक्सपीरियंस के दौरान कि उनका पेपर 2 या 4 मार्क्स से रहता है। और कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर बैठे वो जिनके बारे में वो श्योर नहीं थे,
और नेगेटिव मार्किंग होते होते वो 2-3 मार्क्स से पेपर में रह जाते हैं, राइट। दोनों ही पेपर्स के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है वो 9:30 से 11:30 है। इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर का जो टाइमिंग करंटली चल रहा है दैट इज 2:30 से 4:30। ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब आपसे प्रीलिम्स में पहला पेपर पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से एरियाज वो है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये यूपीएससी की जो ओरिजिनल पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है, वहां से मैंने आपको ये डायरेक्टली ये बता रहा हूं, मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। जो एग्जैक्ट यूपीएससी ने आपको बताया है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने बोल दिया करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं, साथ में लिखा हुआ है इंटरनेशनल भी होने चाहिए। तो मतलब न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स, बेस्ट चीज है न्यूज़पेपर। अगर आप रोज पढ़ते हो तो उससे बेहतरीन सोर्स कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, अगर तुम देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री जो एंशियंट, मिडिवल, राइट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सरकार रूल करती है, उनका गवर्नेंस का जो सिस्टम है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि पॉवर्टी, इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे कि डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है जर्नल इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन इश्यूज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इन इश्यूज के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन जर्नल साइंस से भी हो सकता है। जर्नल साइंस का मतलब क्या होता है कि 6th क्लास से लेके 10th क्लास के बीच में जो आपने साइंस पढ़ी है ना, दैट इज योर जर्नल साइंस। और उसका बेस्ट सोर्स आपके लिए एनसीईआरटी होता है। वैसे आजकल क्या है, यूपीएससी जर्नल साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। लेकिन आज भी यूपीएससी के सिलेबस में जर्नल साइंस प्रीलिम्स में मेंशन्ड है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी खासतौर पे मेंशन्ड है आपके मेंस के सिलेबस में। सो यहां से हमसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर हमारा रहने वाला है। दूसरा पेपर जो आपके पास होगा दैट इज योर सीसेट का एग्जामिनेशन, पेपर 2, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है, नंबर 1 तो है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन में मैं क्लियर कर दूं कि ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर हिंदी लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ये जर्नल कॉम्प्रीहेंशन है। मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, उस समझ के बेसिस के ऊपर नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। वहां पे कोई सिनोनियम, एंटोनियम्स, इस तरीके का कोई इंग्लिश का पैराग्राफ ये नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। नंबर 2, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर आजकल यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से 20-25 क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं, राइट। अराउंड 20 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ऊपर भी आजकल यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन स्टिल 2-4 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जर्नल मेंटल एबिलिटी, मतलब बेसिक जो मैथमेटिक्स है, जो क्वांट्स है, उसके बारे में परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 10th लेवल तक जो हम मैथ्स के बेसिक चीजें पढ़ते हैं वो वाला। बेसिक न्यूमेरेसी में अगर तुम देखोगे उन्होंने सीधा लिखा हुआ कि भाई 10th क्लास तक का जो लेवल है वो रह सकता है, 10th क्लास से ऊपर का लेवल नहीं होगा। मतलब +1 +2 के अंदर जो मैथमेटिक्स कोई पढ़ता है वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक सवाल होंगे 10th लेवल तक के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे।
अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक आपके पास पेपर 1 हो गया जो कि जर्नल स्टडीज का पेपर है, दूसरा आपके पास ये सी सेट वाला पेपर हो जाता है, और इस पेपर में से आपने सिर्फ 33% मार्क्स एक्वायर करने हैं। सबसे पहले आपका सी सेट का पेपर चेक होता है, अगर आपके 33% मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका जर्नल स्टडीज का जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है वो चेक होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, बस 33% मार्क्स लेने हैं। जो आप कट ऑफ डिसाइड करोगे कि कौन कौन प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल स्टडीज के पेपर के बेसिस के ऊपर होता है, जो कि रिसेंटली अगर तुम देखोगे तो अराउंड 90 के आसपास आपको जर्नल की कट ऑफ देखने को मिलेगी कि अगर 200 में से जर्नल स्टडीज के 200 नंबर में से अगर आपने इतने नंबर एक्वायर किए हैं तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हो, एज सिंपल एज दैट। अब ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। अब जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो वो क्या लिखेगा, मेंस। अब मेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पे स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं, मेंस का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी ने ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी है। ध्यान से देखो यूपीएससी क्या बोल रहा है, द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल traits and depth of understanding of candidate rather than merely the range of their information and memory. So this paper या these papers are not about your memory, कितने factual information तुम याद कर सकते हो, this is all about your depth of understanding. जो भी सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कितना उसको समझ पा रहे हो, कितनी डेप्थ में समझ पा रहे हो। आप कोई डाटा ज्यादा लिखो ना लिखो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यूपीएससी खुद बोल रहा है, बट वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रटाफिकेशन वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपने दिमाग में रखना है, खास तौर पे पेपर 2 से लेके पेपर 5 के बीच में वो बोल रहे हैं कि इस तरीके का आपको सिलेबस दिया जाएगा जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो पेपर 2 से लेके पेपर 5 तक, जो मतलब आपके मेंस के पेपर है, कोई भी ग्रेजुएट उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि सिलेबस जो है बड़ा जर्नल सा सिलेबस है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जर्नल स्टडीज। कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शनल में अगर तुम जाओगे तो ऑप्शनल में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, तो वहां पे आपके पास चॉइस होती है कि आप चूज कर सकते हो कौन सी ऑप्शनल में आप जाना चाहते हो। अब अगर हम मेंस की स्कीम देखें कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है इसकी क्या स्कीम रहती है, सबसे पहले देखो हमारे पास पेपर कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर ए होता है लैंग्वेज का, फिर आपके पास पेपर बी होता है, ये भी लैंग्वेज का रहता है, फिर आपके पास पेपर 1 होता है एसए का, फिर आपके पास पेपर 2 होता है जर्नल स्टडीज 1 का, पेपर 3 होता है आपके पास जर्नल स्टडीज 2 का, पेपर 4 होता है आपके पास जर्नल स्टडीज 3 का, पेपर 5 होता है आपके पास जर्नल स्टडीज 4 का। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल का पेपर होगा, फर्स्ट ऑप्शनल का पेपर, और फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शनल का पेपर होगा। सो टोटल अगर तुम काउंट करो तो यहाँ पे 9 एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं, 9 पेपर होने वाले हैं। हर एक पेपर में ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 आवर्स। अब देखो ये वाले जो पेपर है ना, ये जो लैंग्वेज के पेपर है, इसमें देखो इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश का पेपर तो होगा ही होगा। दूसरी जो लैंग्वेज है वो तुम इंडियन लैंग्वेजेस में से चूज कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 भाषाएं हैं, उन 22 में से कोई एक भाषा आपने चूज करनी होती है। वो जब तुम अपना फॉर्म फिल करते हो वहां पे ऑप्शन आता है। जैसे मान लो आपने चूज कर ली हिंदी, तो एक पेपर आपका हिंदी का होगा, एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे। आपने इन पेपर्स को जस्ट क्वालिफाई करना है। ये पहले 2 पेपर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इनके मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 25%, दोनों में ही 25%, मतलब 300 में से आपको 75 मार्क्स अटेन करने हैं दोनों पेपर्स में से, 75 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इतने मार्क्स अटेन कर लेते हो, इन पेपर्स का काम हो गया खत्म, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, नंबर काउंट नहीं होने हैं। नंबर जो काउंट होने हैं वो यहां से लेके यहां तक काउंट होंगे।
मतलब ऐसे का पेपर 250 नंबर उसके हो गए, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 250 मार्क्स के वो हो गए, फिर 2 ऑप्शनल के पेपर हैं 250 मार्क्स के वो हो गए, टोटल आपके पास हो जाता है 1750, 1750 मार्क्स। और 275 का आपका क्या रहता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। ग्रैंड टोटल आपका क्या हो जाएगा 2025। सो 2025 में से अल्टीमेटली आपकी लिस्ट बनती है, 2025 में से स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे आफ्टर मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बेसिस के ऊपर उसका रैंक डिसाइड होगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो पेपर्स मैंने बात की है, लैंग्वेज के पेपर, एसे का पेपर, जर्नल स्टडीज के पेपर, ऑप्शनल का पेपर, इनका सिलेबस क्या है, किस तरीके से रहता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज के पेपर की। अब देखो लैंग्वेज का पेपर एक तो इंग्लिश का तो कंपलसरी है ही है, दूसरी कोई लैंग्वेज आप चूज करोगे, वो आपके पास एक लंबी लिस्ट है 22 लैंग्वेजेस की, उसमें से एक आपने चूज कर लेना है। वो जो 2 पेपर होंगे उसमें पूछेंगे क्या। अब देखो इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फिर इंग्लिश भाषा की प्रेसी राइटिंग आएगी, फिर इसके बाद यूजेज एंड वोकेबुलरी वाला जो इंग्लिश भाषा का है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज का आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेज तुम सिलेक्ट करोगे उसमें भी क्या है, वही उस लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन होगा, उस लैंग्वेज की प्रेसी राइटिंग होगी, यूजेज एंड वोकेबुलरी होगी, शॉर्ट ऐसे होगा, एंड साथ में क्या हो सकती है, इंग्लिश टू दैट इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी हो सकती है। सो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, ये 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का ये पेपर है, 300 मार्क्स का ये पेपर है, राइट। ड्यूरेशन 3 घंटे की है आपके पास। इसमें आपने करना क्या है, 25% मार्क्स अटेन करने हैं, मतलब 300 में से 75 मार्क्स आपके आने चाहिए ए में भी एंड लैंग्वेज पेपर बी में भी। एज सिंपल एज दैट, ये आपने ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको ना ये डिवाइड करके बताया है कि भाई जैसे आपके पास ये पूछा जाता है 300 मार्क्स का जो पेपर आता है लैंग्वेज का, उसमें से करीब करीब 100 मार्क्स का तो ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद 60 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है, फिर 60 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग हो जाता है, फिर उसके बाद 40 मार्क्स का ट्रांसलेशन हो जाता है, फिर 40 मार्क्स का ग्रामर एंड यूजेज या वोकेबुलरी हो जाता है। सो इस तरीके से वो 300 मार्क्स इन 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है। मतलब बड़ा सिंपल होता है पेपर। जो भी बच्चे ने देखो ऑटोमेटिकली 10th तक हम 2 लैंग्वेजेस तो पढ़ते ही हैं। अब किसी भी स्टेट से पढ़े हो, चाहे हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, 2 लैंग्वेजेस तो हम मिनिमम पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और साथ में कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़ते हैं। बस वो आपने सिलेक्ट करना है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेवल क्या है, लेवल वही आपका 10th लेवल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम +2 लेवल। सो वो जो आप पढ़ के आए हो बेसिक इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेज, उसी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अब ये तो हो गए 2 लैंग्वेज के पेपर। अब आता है हमारे पास ऐसे का पेपर। अब देखो ऐसे का पेपर जो है उसका ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन जो तुम जर्नल स्टडीज में सब पढ़ रहे हो वहीं से तुम्हारा ऐसे लिखने लायक तुम बन जाते हो, वहीं से तुम्हारे ऐसे के टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक हो सकता है ना, डिजिटलाइजेशन एक टॉपिक हो सकता है, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। सो ऐसे का जो पेपर है उसमें ध्यान से देखो यूपीएससी क्या बोल रहा है, सिंपल, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. जो पूछा जा रहा है, जितने वर्ड्स में पूछा जा रहा है उतने वर्ड्स में टू द पॉइंट आपने चीजों को लिखना है, और अकॉर्डिंगली जितना आप उसको जस्टिस दे पाओगे, जो टॉपिक आपसे पूछा गया जितना उसको जस्टिफाई कर पाओगे उतने आपके मार्क्स अच्छे होंगे। अब इस पेपर में पता क्या होता है, जब आप पेपर खोलोगे तो आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए और फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर ना 4 ऐसे के टॉपिक लिखे होते हैं, सेक्शन बी के अंदर भी 4 ऐसे के टॉपिक लिखे होते हैं। इन चारों में से कोई एक आपने सिलेक्ट करना होता है, और सेक्शन बी के भी 4 टॉपिक्स में से कोई एक आपने सिलेक्ट करना होता है। सो मतलब एक ऐसे आपने सेक्शन ए में से लिखना है, एक ऐसे आपने सेक्शन बी में से लिखना है, और हर एक ऐसे जो है ये भी 125 मार्क्स का होगा, ये भी 125 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे पास कितने मार्क्स हो जाते हैं, 250 मार्क्स हो जाते हैं।
राइट। सो 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ऐसे लिखना है, इधर भी 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं बोल सकते इसको। अगर किसी ने अच्छी तैयारी की है, ऐसे लिख के देखे हैं, तो देखो चॉइस आपको मिल रही है, 4 में से कोई एक आपने सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपने लिखना है। या तो ऐसा हो कि एक ही टॉपिक मिलेगा उसी पे लिखना है, फिर तो उसको टफ मान सकते हैं, तो टफ तो कुछ नहीं है। अब ऐसे का पेपर होने के बाद हमारे पास पेपर कौन सा आता है, जर्नल स्टडीज के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो आपके पास कौन सा पेपर है, जर्नल स्टडीज पेपर 1। जर्नल स्टडीज पेपर 1 में गौर करो कौन कौन से सब्जेक्ट है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री होगी इंडिया की, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ज्योग्राफी होगी, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। एंड सोसाइटी, ये चौथा सब्जेक्ट हो गया। सो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की हम खास तौर पे बात करेंगे, वो दूसरा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी तीसरा सब्जेक्ट है। सोसाइटी चौथा सब्जेक्ट है। मतलब 4 सब्जेक्ट हैं जहां से जीएस पेपर 1 में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें जो आपके पास पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 15-15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और 10-10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और दूसरे 10 क्वेश्चंस जो है वो आपको 15-15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल आपके पास 250 मार्क्स हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब इसको ध्यान से देखो जरा, इंडियन कल्चर के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और ये होगा सब्जेक्टिव, रिटन फॉर्म में होगा। आपने 150-250 शब्दों में आंसर लिखना होगा। अब इंडियन कल्चर को आपने पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को आपने पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में आपने पढ़ना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में आपने पढ़ना है। राइट। वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी खास तौर पे कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पढ़ना है आपने। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि इन 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है। सो पहले तो कल्चर हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, फिर क्या आ गया आपका, सोसाइटी। अब सोसाइटी का सिलेबस यहाँ पे देखो आपको दिया गया कि भाई आपने सेलिएंट फीचर जो इंडियन सोसाइटी के हैं उसको पढ़ना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है इंडिया में उसको पढ़ो। फिर हमारी सोसाइटी में वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है उसके बारे में पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। फिर ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, सोशल एम्पावरमेंट होगी, सेकुलरिज्म हो गया, इनके बारे में हमने पढ़ना है। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी मतलब आपका जो चौथा सब्जेक्ट है वो आ गया। सो कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली उसके बारे में पढ़ोगे। देन जियो फिजिकल फिनोमिनन्स, अर्थक्वेक, सुनामी, इनके बारे में आपने पढ़ना है। मतलब जो जर्नल हमारे पास ज्योग्राफी होती है वो आपने यहाँ पे कवर करनी है। ये हमारा हो जाता है जीएस पेपर 1 का सिलेबस। ऐसे ही आपके पास जीएस पेपर 2 देखने को मिलेगा। अब गौर करो जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट तो हो गया भाई गवर्नेंस। नंबर 2 सब्जेक्ट दैट इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। तीसरा सब्जेक्ट आपके पास सोशल जस्टिस एंड पब्लिक पॉलिसी, ये हो जाता है। चौथा सब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अपने आप में 4 सब्जेक्ट है जहां से टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब गौर करो, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक आपने हिस्ट्री क्या है, कैसे बनाया गया है, क्या फीचर्स है, वो पढ़ने हैं। फिर जो आपकी केंद्र सरकार है, स्टेट सरकार है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, रोल्स, उसके बारे में आपने पढ़ना है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बारे में पढ़ना है। देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में हमने पढ़ना है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो केंद्र लेवल पे लॉ बनाने वाली बॉडी है, स्टेट लेवल पे लॉ बनाने वाली बॉडी है, उनकी फंक्शनिंग, इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में पढ़ना है। राइट। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसके बारे में पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो खास तौर पे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस के साथ रिलेटेड एक्ट है, इसके बारे में आपने पढ़ना है।
फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अलग अलग जो पोस्ट हैं, उनकी पावर्स, उनके रोल, उनके फंक्शंस, इश्यूज, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो कुछ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, राइट। ये सिलेबस आपका सारा दिया गया है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद वेलफेयर स्कीम्स जो कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, फॉर वुमेन, फॉर एससी, फॉर एसटी, फॉर ओबीसी, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सरकार लेके आ रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है कि भाई आपने बेसिक जो इश्यूज है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, रिलेटेड टू हेल्थ, इन सब की मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, इसकी जो प्रॉब्लम है, गवर्नेंस के बेसिक एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ई गवर्नेंस क्या है। फिर सिविल सर्विसेज जो है, इसका डेमोक्रेसी में क्या रोल हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। फिर इंडिया के उसके नेबरहुड के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। फिर जो कुछ रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, बाइलेटरल रिलेशंस हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। जो बड़ी बड़ी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी पॉलिसीज का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या फंक्शनिंग है, दैट इज ऑल्सो योर सिलेबस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर हमारे पास आता है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 तो देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हमारे पास एक सब्जेक्ट हो जाता है। नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास ये हो जाता है। फिर बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास ये हो जाता है। चौथा सब्जेक्ट हमारे पास हो जाता है सिक्योरिटी का, और पांचवा सब्जेक्ट हमारे पास है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक साथ लगा सकते हो, सिक्योरिटी एंड योर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज क्या है आपको पता होना चाहिए, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उसके क्या इश्यूज हैं आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर के साथ या फार्मिंग सब्सिडीज के साथ क्या इश्यूज रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में जो हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, दैट यू मस्ट नो। देन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या मॉडल हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और उसका इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के कल्चर में, इंडिया की सोसाइटी में क्या रोल है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अवेयरनेस इन द आईटी स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है, जैसे टेररिज्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, नक्सलवाद हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में आपने पढ़ना है। ये आपका कहां पे लिखा गया है सिलेबस, दिस इज योर जीएस पेपर 3। ये हर एक पेपर में जीएस 1, 2, 3 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो लिखने होते हैं आपने सारे के सारे। देयर इज नो आपके पास ऑप्शन की 2 में से कोई एक लिख सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना होता है 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमारे पास आता है योर जर्नल स्टडीज पेपर 4, जो कि आपका पेपर है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसको आप एक सब्जेक्ट ही मान सकते हो क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है वो एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी वाला एक आपके पास सब्जेक्ट है, जो कि छोटी क्लासेस में आपने कभी नहीं पढ़ा होता है क्योंकि हमारी बुक्स वगैरह में, एनसीईआरटी वगैरह में ज्यादा उसका पोर्शन है नहीं। ग्रेजुएशन के दौरान भी मतलब रेयरली कोई कॉलेज होता है जो इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, तो ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। इसमें देखो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस क्या है, बेसिक्स उसके पता होने चाहिए। एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपने पढ़ना है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ moral thinkers and philosophers of India and world like Gandhi, like Ambedkar, like Plato, like Aristotle, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पब्लिक और सिविल सर्विसेज की वैल्यूज क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है, यू मस्ट नो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, जो ईमानदारी की हम बात कर देते हैं, उसका गवर्नेंस में क्या रोल है। एंड अल्टीमेटली पता क्या होगा, ये जो पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केस स्टडी में क्या होता है, एक प्रॉपर स्टोरी आपको बताई जाती है जिसमें कोई ना कोई एथिकल इशू, मॉरल इशू इन्वॉल्व होता है। उस स्टोरी के ऊपर बेस्ड नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टोरी को पढ़ के, उस हालात को समझ के आपने नीचे लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और वो स्टोरी में कौन से इशू की बात की जाएगी, जो ऊपर ये पूरा सिलेबस दिया गया है इसमें से ही किसी इशू की बात की जा रही होगी। तो आपने वहां पे समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या इशू है। ये हमारा हो गया पेपर जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला। अब इसके बाद 2 पेपर हमारे बचे हैं मेंस के। वो है मेंस के अंदर ऑप्शनल का पेपर 1 एंड ऑप्शनल का पेपर 2। अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बात बताई थी कि भाई ऑप्शनल में ना हमारे पास 26 ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देखो, इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखो, कोचिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखो, दैट इज अप टू यू। यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। और लास्ट में जाके आपके पास क्या है, लिटरेचर। और लिटरेचर में भी 23 लैंग्वेज के लिटरेचर की आपके पास ऑप्शन है। 23 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज का लिटरेचर भी आप चूज कर सकते हो। वो आपकी लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, गुजराती, पंजाबी, कोई भी हो सकती है। वो कौन सी लैंग्वेजेस, एक्चुअली 22 तो हमारे जो शेड्यूल 8 में लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के, 22 भाषाएं तो वो है जिसमें मेजर सारी भाषाएं कवर हो जाती हैं। और एक इसमें एडिशनल क्या है, इंग्लिश भाषा का लिटरेचर, वो भी आप चूज कर सकते हो। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स का पहला पेपर होगा, 250 मार्क्स का ही दूसरा पेपर होगा। अब इसका जो सिलेबस है वो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यूपीएससी की नोटिफिकेशन में दिया होता है। सो वो नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, राइट? या वैसे भी आप सर्च करोगे यूपीएससी नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो आपने सिर्फ उसका सिलेबस देखना है और अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे हम ग्रेजुएशन में बीए के अंदर, बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है वो रहता है। इससे पहले जो जर्नल स्टडीज है वो हर एक पर्सन के लिए एक जैसा सब्जेक्ट है। वो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड का हो, मैटर ही नहीं करता, बीकॉम की हो, बीबीए की हो, बीएससी की हो, बीए की हो, डजंट मैटर, एज सिंपल एज दैट। So this is all about the detailed discussion of UPSC syllabus for prelims and mains both. So I hope आपको syllabus थोड़ा समझ आया होगा। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई syllabus is most important। अगर तुम सोच रहे हो बिना syllabus को समझे, बिना syllabus को जाने तैयारी करने की, that is not recommended। आप कर सकते हो तैयारी, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने पढ़ना क्या है। और जब तक आपको वो नहीं पता है तो दुनिया जहान की हर चीज पढ़ लोगे और हो सकता है सिलेबस में जो मेंशन है वो आपका मिस हो जाए। सो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी, सबसे पहले जब भी तैयारी स्टार्ट करोगे 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, जितना भी आपको टाइम लगता है, सिलेबस को बार बार रीड करो, बार बार रीड करो। मतलब पॉइंट्स पे अटको मत, राइट? रीड करते रहो। रीड करने से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो टॉपिक्स रह जाते हैं। जब तुम कभी न्यूज़पेपर खोलोगे तुम्हें दिखेगा कि यार सिलेबस में ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और ये न्यूज़पेपर में उसी टॉपिक के ऊपर न्यूज आई हुई है, इट मींस दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से तैयारी की जाती है, राइट? बाकी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। Thank you so much. Best wishes.